अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 2। आज इसका जो चैप्टर नंबर 10 हीट ऑन द मूव का सेकंड लेक्चर हम देखेंगे, जिसके अंदर हम कन्वेक्शन करंट और कन्वेक्शन करंट का वेदर के साथ क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी। तो सबसे पहले जो है कन्वेक्शन को देखते हैं। तो कन्वेक्शन जो है हम बोलते हैं जब भी किसी हीट सोर्स से जो एयर होती है वो वार्म अप होगी, तो उसके वार्म अप होने की वजह से वो जो एयर है, वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करती है और कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ एयर होती है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है या नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जो है हम हॉट एयर और कोल्ड एयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद जो है डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं कि हॉट एयर और कोल्ड एयर की डेंसिटी में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जो राइट साइड के ऊपर कूल एयर दिखाई गई है। कूल एयर जो है कूल एयर लेफ्ट, ये जो है ये हॉट एयर है। तो हॉट एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं। ज़्यादा दूर होने की वजह से उनके दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और कम जगह पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब जितनी जगह पे कोल्ड एयर आ जाती है उसमें उसी जगह के अंदर अगर हॉट एयर लेके आएंगे तो वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगी। मतलब कि मॉलिक्यूल उसमें कम आएंगे जितनी अगर वही सेम स्पेस जो है कोल्ड एयर के पास हो। अब सेम स्पेस जो है कोल्ड एयर के पास है, तो हमें इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो या ज़्यादा नंबर्स में जो है मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हॉट एयर की निस्बत। जो कोल्ड एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हॉट एयर से कम होती है, इस वजह से वो ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के। और जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स के नंबर ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिस जगह पे मॉलिक्यूल जो हैं उनकी नंबरिंग जो है वो कम होगी तो उसकी जो है डेंसिटी कम होगी। और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है उसका जो वेट होता है वो कम होता है। मतलब उसका मास जो है कोल्ड एयर की निस्बत हॉट एयर का कम होता है और कोल्ड एयर का मास जो है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से जो हॉट एयर होती है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल कंडीशन है। ये इस पिक्चर के अंदर हम अगर देखें तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो है सारी की सारी कोल्ड एयर है। फिर उसके बाद हम एक हीट सोर्स के थ्रू इसको जो है गर्म करना स्टार्ट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने के साथ साथ जो इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो वार्म अप होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स अपनी हीट को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं, और इनकी जो है आपस में एनर्जी की वजह से ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर होना शुरू कर देते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है, और एक सेम अमाउंट सेम जो एरिया है उसके अंदर थोड़े नंबर में मॉलिक्यूल जो है स्पेसिंग कवर कर रहे हैं, और इस पिक्चर में देखें तो वो ज़्यादा थे। तो इसके नतीजे में जो कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस स्पेसिंग को लीव कर देते हैं, वहां से उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उस जगह पे जो हॉट एयर है वो पुश हो जाती है। जब हॉट एयर जो है वो गर्म होने के बाद उसके अंदर स्पेसिंग ज़्यादा आ जाती है, तो स्पेसिंग ज़्यादा होने की वजह से जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ पुश होती है, और हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ पुश होना शुरू हो जाती है। जब ये ऊपर की तरफ पुश होती है तो हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है, और कोल्ड एयर उसके नीचे जो उसको लीव करने वाली जगह को कवर कर लेती है। और सेम कॉन्सेप्ट के साथ जो है वेदर बालून भी वर्क करते हैं। वेदर बालून जो है सेम इसी टेक्निक के थ्रू हम उसको एयर के अंदर मूव करवाते हैं। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की एक जो है वो पिक्चर है, जिसके अंदर ये जो पिक्चर है ये सी ब्रीज की है। सी ब्रीज में जो है एयर मूव करती है, और एयर मूव करती है उसकी रीज़न ये होती है कि जब दिन का टाइम होता है तो दिन के टाइम में जो सन रेज होती हैं वो लैंड के ऊपर भी सेम अमाउंट में जाती हैं, और
जो सी है उसके ऊपर भी सेम अमाउंट में जाती हैं। सी में क्योंकि वाटर होता है, इस वजह से वाटर की वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी राइज नहीं करता, जबकि जो लैंड है उसका टेम्परेचर जो है वो इजीली राइज कर जाता है। जब लैंड का टेम्परेचर इजीली राइज कर जाता है तो उसके राइज करने की वजह से जो एयर है वो ज़्यादा जल्दी वार्म अप हो जाती है, और वार्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ये एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, इस एरिया के अंदर डेंसिटी जो है एयर की कम होती है, और इस पॉइंट के ऊपर एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो उस लो डेंसिटी वाले एरिया को कवर करने के लिए एयर जो है इस तरफ को मूव करेगी, और जैसे ही वो इस तरफ को मूव करेगी तो यहाँ पे जो है एयर की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उस अमाउंट को फिल करने के लिए जो वार्म अप एयर है वो इस तरफ मूव करेगी, और इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलेगा सी ब्रीज का। क्योंकि सी ब्रीज जो है वो कन्वेक्शन की वजह से चल रही है, इस वजह से हम इसको कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये सी ब्रीज की है, और जो नीचे वाली पिक्चर है ये लैंड ब्रीज की है जो नाइट टाइम में चलेगी। इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो है पिक्चर के अंदर हमें कन्वेक्शन जो है वो कैसे चलती है वो जो है इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब रेडिएशन आती है तो रेडिएशन वाटर के ऊपर और लैंड के ऊपर जब हिट करती है तो लैंड का एरिया जो है क्योंकि वो सॉलिड है तो वो हीट को जो है अब्जॉर्ब करने के बाद ज़्यादा जल्दी वार्म अप हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर जो है हीट को अब्जॉर्ब करता है लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी राइज नहीं करता, ये वाटर की एक क्वालिटी है। तो जैसे ही लैंड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा तो वो उसके उसको टच करने वाली जो एयर है वो भी जल्दी ज़्यादा वार्म अप होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर गर्मियों में हम रोड्स के ऊपर जाके देखें या अगर बाइक जो है दोपहर के टाइम में चलाएंगे तो जो लैंड के ज़्यादा करीब एयर होगी वो ज़्यादा वार्म अप होती है, और जो ऊपर वाली एयर होती है उसका टेम्परेचर स्लाइटली कम होता है। तो ये जो वार्म एयर है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये एक ब्लॉक सा नज़र आ रहा है। ये ब्लॉक बेसिकली इसी वार्म एयर को शो कर रहा है। तो इस ब्लॉक ये जो एयर का जो ब्लॉक है वार्म एयर का ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर की तरफ मूव करता हुआ ये जो कोल्ड एयर है उसको स्पेस प्रोवाइड करेगा कि वो इसकी जगह को फिल कर सके, और इस तरह से जो है कन्वेक्शन जो है वो एयर को मूव करवाती है। अब इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट के अंदर ये एक वोल्केनो की पिक्चर है जिसमें जो है वोल्केनो से जब हीट बाहर आती है तो हीट के साथ बहुत ज़्यादा जो ऐश है वो भी बाहर आती है। तो ऐश का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ क्योंकि वोल्केनो के इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है तो उस हीट की वजह से एयर जो है वो भी वार्म अप हो जाती है। जब एयर वार्म अप होती है तो एयर जो है दूसरी साइड से जो रश करती है इसकी तरफ, और रश करने के बाद यहाँ पे एयर वार्म होने के साथ साथ ऐश के साथ ऊपर की तरफ मूव करती है, और एयर के साथ ये ऐश भी ऊपर की तरफ मूव करती है। सेकेंडली इसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी वार्म टेम्परेचर वाली गैसेस इस ऐश के साथ ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और ऐश ऊपर की तरफ मूव करती है, और कुछ एरिया के बाद कुछ टाइम के बाद जब ऊपर जाके ये ऐश कूल डाउन होगी तो कूल होने के बाद ये वापस जो है वो ज़मीन की तरफ आएगी, और ज़मीन पे जब आती है तो वो उस एरिया को कवर कर लेती है। अगर आपने देखा हो किसी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर तो ऐश जो है जहाँ से रिलीज होती है उसके बाद जिस एरिया के ऊपर फैल जाती है वो सारा जो लैंड एरिया उसको नीचे आने के बाद कवर कर देती है, या अगर बारिश हो जाए तो बारिश के साथ भी ये सारी की सारी ऐश नीचे आ जाती है। ये भी एक सी ब्रीज की पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि कैसे कूल एयर इस तरफ मूव करती है, और जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ मूव करती है, और उसके बाद इस गैप को कवर करने के लिए जब वार्म एयर इस साइड को मूव करती है तो इस साइड पे वाटर का जो ये एरिया कूल डाउन होने की वजह से ये दोबारा से कूल हो जाती है। जो वार्म एयर है यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कूल हो जाती है, कूल होने के बाद दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट करती है। अब ये जो है लैंड ब्रीज को देख लेते हैं। तो लैंड ब्रीज जो है जब नाइट टाइम आता है तो नाइट के टाइम में
हमने देखा था कि दिन के टाइम में जो है वाटर का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा इजीली वार्म अप नहीं होता। तो नाइट टाइम में जो है क्योंकि सूरज जो है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है इस अर्थ के, तो यहाँ पे जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रैपिडली जो है वो लो हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी कम होता है लैंड एरिया। अच्छा, तो लैंड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इजीली कूल डाउन हो जाएगा। और सी एरिया में क्योंकि वाटर मौजूद होता है, तो वाटर जो है ना तो ज़्यादा जल्दी वार्म अप होता है सूरज की वजह से, और ना ही ज़्यादा जल्दी वो कूल डाउन होता है। तो नाइट टाइम में ये इजीली जो है वो कूल डाउन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है समुंदर का, सी एरिया का, वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है। तो क्योंकि ये कूल डाउन होता है, तो कूल डाउन होने की वजह से जो कोल्ड एयर है वो सिंक कर जाती है नीचे की तरफ। कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है, तो नीचे की तरफ मूव करने की वजह से यहाँ पे जो है इस एरिया के ऊपर एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए वार्म एयर जो है वो इस साइड को मूव करती है, और उसके साथ साथ जो सिंक एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो इस एरिया पे जिस एयर की डेंसिटी कम होती है उसको कवर करने के लिए इस साइड को मूव करेगी, और इस तरह से जो लैंड ब्रीज वो मूव करती है। तो जैसे ये इस एरिया को कवर करेगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो उसके बाद वो इस एरिया का गैप की फिल करने के लिए इस साइड को मूव करेगी, और इस तरह से जो है वो साइकिल क्रिएट होगा। और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो नाइट टाइम में जो है वो लैंड ब्रीज चलती है, और दिन के टाइम में सी ब्रीज जो है वो चलती है। इसी तरह ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें रेड कलर जो है वो वार्म एयर को शो कर रहा है दिन के टाइम में, और नाइट टाइम में वो शो कर रहा है कि समुंदर का एरिया जो है वहां पे वार्म एयर होती है, और लैंड पे जो है वो कूल डाउन हो जाती है। ये जो है हमारी अर्थ का जो वेदर पैटर्न है ये उसको शो कर रहा है। और इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी अर्थ का जो वेदर पैटर्न है वो इस तरह से चलता है। जो इक्वेटर के करीब एरिया होता है, ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन जो है वो इक्वेटर की है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे जो है एयर जो है वार्म अप कर जाती है, तो यहाँ से फिर जो है वो साइड्स को मूव करती है। इसी तरह जो ओशन का वाटर है उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, और इस तरह से वाटर भी जो है ओशियानिक करंट के थ्रू जो है वो मूव करता है। और जो पोल्स की तरफ एयर और वाटर होता है वो कूल डाउन होता है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से वो उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है, और इस तरह से जो है वाटर जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर, और इसी तरह जो एयर है वो भी पूरी अर्थ के ऊपर मूव करती है। और आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था, और इसके बाद जो है हम कन्वेक्शन करंट के जो यूजेस हैं वो बर्ड्स उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, फिर इसी तरह हमारे होम्स के अंदर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ओशियानिक करंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद जो है रेडिएशन वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उसको ज़रा देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था।